तो इस वीडियो के अंदर हम लोग माकी की असली पावर के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही हम लोगों को इटाडोरी और बाकी के लोगों का भी प्लान पता चलने वाला है कि आखिर आगे वो लोग क्या करेंगे। साथ ही केंजाकू भी कुछ खिचड़ी पका रहा है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को माकी दिखाई जाती है, जिसकी मुलाकात यहाँ पर कामों से हो जाती है। दोनों ने ही अपने बाल कटवा लिए थे, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे की अपीयरेंस की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी इन दोनों को किसी चीज की प्रेजेंस फील होने लगती है और इन लोगों को कोगा ने दिखता है, जो कि अपना गेम मास्टर है। और गेम मास्टर यहाँ पर किसी से पूछ रहा था कि कलिंग गेम्स चल रही है, तो क्या तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। और गेम मास्टर के सामने हम लोगों को एक कर्स स्पिरिट दिखाई जाती है और वो कर्स स्पिरिट गेम मास्टर से ही कहने लगती है कि कहीं तुझे तो मार नहीं खानी। जिस सब के चलते हम लोगों को कामो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कामो अपने क्लैन के अंदर पहुंचता है, जहां पर उसे मालूम चलता है कि किसी और ने भी उसके क्लैन को ज्वाइन कर लिया है और वो था हमारा स्यूडोगेतो यानी कि केंजाकू। और कामो अपने क्लैन के अंदर कुछ ऑर्डर्स को कैंसिल करवाने आया था। कामो को दरअसल में रूल नंबर 2 से दिक्कत थी, जो कि है जो भी गोजो को अनसील करने की कोशिश करेगा उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही हायर अप्स ने ये भी ऑर्डर दिया था कि केंजाकू को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अपना केंजाकू निकला ज्यादा होशियार। वो खुद ही कामो क्लैन का हेड बन गया और उसने बाकी हायर अप्स को खत्म करवा दिया। और उसने सिर्फ उन्हीं हायर अप्स को मारा था जो कि केंजाकू के खिलाफ थे, और बाकी के सभी ऑर्डर्स को उसने वैसे ही रहने दिया। और ये चीज सुनने के साथ ही कामो का दिमाग खराब होने लगता है, जिसके चलते केंजाकू अब खड़ा हो जाता है और कामो को वहाँ से जाने को कहने लगता है। लेकिन कामो को लगने लगता है कि केंजाकू उसे मारेगा। लेकिन केंजाकू कामो से कहने लगता है कि मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, तू वैसे भी यूजलेस है। और कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर माकी और कामो उसी कर्स स्पिरिट को देख रहे थे। अचानक से वो कर्स स्पिरिट कहने लगती है मामा और माकी के ऊपर अटैक कर देती है। और उस कर्स स्पिरिट की स्पीड को कामो नोटिस भी नहीं कर पाता, जिसके चलते माकी और उस कर्स स्पिरिट की लड़ाई शुरू हो जाती है। और वो कर्स स्पिरिट अब माकी को पकड़ने के साथ ही कहने लगती कि हेलो माकी। और माकी समझ जाती है कि ये वो लसन नाओया ही है, जिस चीज के चलते हम लोगों को एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर काकुगान जी कामो से पूछ रहे थे कि एक जुजुत्सु सॉर्सरर को हम जुजुत्सु से क्यों खत्म करते हैं। और कामो कहने लगता है ताकि वो एक कर्स स्पिरिट ना बन जाए। और अगर तुम लोगों को याद नहीं हो तो माकी ने नाओया को नहीं मारा था, बल्कि माकी की मॉम ने एक चाकू से उसे मारा था। और अब नाओया एक कर्स स्पिरिट में तब्दील हो चुका है। और माकी को बचाने के लिए नाओया यहाँ पर तीर छोड़ने लगता है और माकी यहाँ पर अपने आप को फ्री करवा लेती है, जिसके चलते माकी उसे बीच में से ही काट देती है। लेकिन नाओया वो अपने आप को हील करने लगता है और माकी समझ जाती है कि ये कर्ज वूम है, यानी कि ये फाइनल स्टेज के लिए अपने आप को इवॉल्व कर रहा है और ये चीज इन लोगों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और तभी कामो पियर्सिंग ब्लेड की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन नाओया अचानक से इवॉल्व होने के साथ ही कामो के ऊपर अटैक कर देता है और कामो अपने ब्लड मैनिपुलेशन की मदद से एक शील्ड बना लेता है। लेकिन फिर भी नाओया के अटैक ने उसे डैमेज पहुंचाया था और अचानक से वहाँ पर माकी आ जाती है, जो कि नाओया को फिर से काट देती है। लेकिन तभी नाओया स्पिन करने लगता है और अचानक से नाओया एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है और अचानक से इन दोनों से दूर जाने लगता है। और कामो को लग रहा था कि नाओया यहाँ से भाग रहा है, लेकिन नाओया तो अपनी पूरी स्पीड के अंदर इन दोनों पर अटैक करने वाला था। और कामो अपना अटैक करने के साथ ही इन दोनों की हालत खराब कर देता है, जिसके चलते कामो अपने तीर निकालने के साथ ही नाओया के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन नाओया यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल था और कामो माकी से कहने लगता है कि तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन माकी वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी और कामो कहने लगता है कि 2 के मरने से अच्छा है कि एक ही मारा जाए। और तभी माकी कामो से कहने लगती है कि मुझे सिर्फ 5 मिनट दे हील होने के लिए, जिसके चलते कामो अब नाओया को संभालने लगता है और वो कहने लगता है कि मेरे जीने का वैसे भी कोई मकसद बाकी नहीं है। और लड़ाई के दौरान नाओया का पलड़ा भारी था, लेकिन मौका देखने के साथ ही कामो पियर्सिंग ब्लेड की मदद से नाओया पर अटैक कर देता है, जिसके चलते हम लोगों को एक फैमिली दिखाई जाती है। और ये फैमिली कामो की माँ की एक नई फैमिली है। और कामो सोचने लगता है कि मैं अपने क्लैन का नया लीडर नहीं बना और शायद इसी वजह से मेरी मॉम मुझसे नफरत करेगी और इसीलिए उसने पहले कहा था कि उसके जिंदा रहने का कोई मकसद बाकी नहीं है। और नाओया यहाँ पर फिर से कामो को कूटने लगता है। लेकिन तभी लड़ाई के दौरान यहाँ पर 2 अननोन सॉर्सरर आ जाते हैं, जिसके अंदर से एक चिल्लाता है कटाना और दूसरा चिल्लाता है सूमो। और ये दोनों ही कलिंग गेम्स के प्लेयर है और वो कटाना वाला बंदा बार बार कटाना ही चिल्लाया जा रहा था। और फाइनली उसे कटाना मिल भी जाती है और कटाना में से आवाज आती है फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश। और इस चीज को बोलते हैं जुजुत्सु काइसेन के अंदर डीमन स्लेयर का मजा। तांजीरो की याद आ गई। लेकिन हम लोगों को मालूम चलता है कि वो कटाना डीमन स्लेयर का एक टॉय थी और दूसरी तरफ वो सूमो वाला बंदा सभी से सूमो फाइट कर रहा था। यहाँ तक कि उसने एक कुत्ते को भी सूमो फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। और नाओया यहाँ पर कामो के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर माकी आ जाती है, जो कि कामो को बचा लेती है। और तभी उस जगह पर वो कटाना वाला बंदा कटाना करते हुए पहुंच जाता है और इस बंदे का नाम है डियाडो। और तभी माकी अपनी कटाना डियाडो को दे देती है और जैसे ही डियाडो उस तलवार को पकड़ता है तो सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि डियाडो एक पुराने जमाने का तलवारबाज था
वो ज्यादा फेमस भी नहीं था और उसके अंदर कर्ज एनर्जी भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ अपनी तलवारबाजी की स्किल पर वो काफी ज्यादा खतरनाक था। और अचानक से डियाडो हवा में ही अपनी तलवार घुमाने लगता है, जिसके चलते एक स्लैश नाओया को लग जाता है और वो माकी से कहने लगता है कि इस जगह पर कोई मौजूद है जो कि मुझे दिख नहीं रहा, यानी कि डियाडो कर्ज एनर्जी को नहीं देख पाता और एक आम इंसान होने के बाद भी वो एक कर्ज स्पिरिट को महसूस जरूर कर सकता है, जिसके चलते डियाडो फिर से अटैक करता है और नाओया को बीच में से ही काट देता है। और माकी उससे पूछने लगती है कि आखिर तू ऐसा कैसे कर पा रहा है, और डियाडो कहने लगता है कि वो उसे बिना देखे भी सेंस कर पा रहा है, लेकिन माकी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता और माकी सोचने लगती है कि मुझ में और तोजी के अंदर क्या डिफरेंस था। और तभी वो सूमो पहलवान माकी को एक मैच के लिए चैलेंज कर देता है और माकी भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। और कामो माकी से कहने लगता है कि लड़ाई के दौरान तू ये क्या कर रही है, और माकी कहने लगती है कि वो सिर्फ रिलैक्स करने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते सूमो पहलवान और माकी का मैच शुरू हो जाता है और सूमो पहलवान यहाँ पर माकी को हरा देता है। और सूमो पहलवान माकी से पूछने लगता है कि आखिर तू कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पा रही, और माकी कहने लगती है कि ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं सेंसे कहकर पुकार सकूं। माकी कहने लगती है कि मेरे पास काफी सारे लोग थे, लेकिन मैं किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहती कि वो मुझे प्रोटेक्ट करे, जिसके चलते सूमो पहलवान समझ जाता है कि कटाना वाली की कौन सी बात माकी को समझ नहीं आई और वो माकी को एक और लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है और कहने लगता है कि लड़ाई के दौरान मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगा, जिसके चलते इन लोगों के बीच में काफी सारे मैचेस होते हैं। और सूमो भैया माकी से कहने लगते कि ऐसा सोच कि तू लाइट को स्मेल कर पा रही है और तू साउंड को देख पा रही है, आसान भाषा में तू अपने आप को और अपने ओपोनेंट को पूरी तरह से फील कर पा रही है। और माकी भी सूमो पहलवान की बात समझ जाती है और ये लोग उस सूमो के डोमेन से बाहर आ जाते हैं और सूमो के डोमेन के अंदर टाइम अलग तरह से चलता है। इन लोगों ने उसके डोमेन के अंदर 1000 से ज्यादा मैच खेले, लेकिन बाहर सिर्फ 1 ही मिनट बीता था और अचानक से माकी की असली पावर जाग जाती है और माकी सोचने लगती है कि अब तक मैं लोगों की तरह बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ और शायद तोजी भी देख सकता था। और नाओया माकी के ऊपर हवा में ही एक अटैक कर देता है, लेकिन माकी हवा में ही उसे डॉज कर लेती है और माकी कहने लगती है कि मैं अपने पूरे एनवायरनमेंट को फील कर पा रही हूँ। और तभी माकी नाओया को एक मुक्का जड़ देती है और तभी वहाँ पर वो सूमो पहलवान आ जाता है जो कि नाओया को जमीन पर पटक देता है और अपना कटाना वाला डियाडो उसे बीच में से आकर चीर देता है और माकी उसे लात मारने के साथ ही उसके दोनों हिस्से अलग कर देती है। और तभी इस कर्स बॉडी के अंदर से नाओया की असली बॉडी बाहर आ जाती है और तभी मरियल से नाओया चिल्लाने लगता है डोमेन एक्सपेंशन, और उसके डोमेन के अंदर कटाना वाला और सूमो वाला बंदा पहुंच जाते हैं, जिस वजह से नाओया उन दोनों को जख्मी कर देता है। और नाओया का डोमेन एक माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर काम करता है, यानी कि वो अपने डोमेन के अंदर एक सिंगल सेल को भी महसूस कर पाता है, लेकिन अभी तक वो माकी को सेंस ही नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वो माकी को ढूंढने लगता है। और तभी माकी पीछे से आती है और उसके अंदर ब्लेड घुसा देती है और फाइनली माकी यहाँ पर नाओया को खत्म कर देती है, जिस वजह से सूमो पहलवान और कटाना वाला बंदा बच जाता है। और हम लोगों को बताया जाता है कि 12 साल बाद कोई आया है जो कि तोजी जैसी ताकत रखता है और यहाँ पर माकी की बात हो रही थी, जिसके चलते माकी अब कामों की हेल्प करने लगती है और माकी कामों से कहने लगती है कि तू कभी भी गलत रास्ते पर मत जाना। और तभी हमें कामों की मॉम की फैमिली दिखाई जाती है और कामों की मॉम उस पर काफी ज्यादा प्राउड थी और यहाँ पर कामो बेचारा फालतू में परेशान हो रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को मेगुमी, इटाडोरी, एंजल और टाकाबा दिखाए जाते हैं, जिसके चलते मेगुमी पूछने लगता है कि लास्ट बैटल के अंदर मैं बेहोश हो गया था तो मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया, और इटाडोरी कहने लगता है कि मुझे टाकाबा और तुम्हें एंजल यहाँ पर लेकर आए और फिलहाल के लिए ये लोग एक होटल रूम पर है, जिसके चलते इटाडोरी बताने लगता है कि हकारी, यूटा और बाकी के लोगों के पास भी काफी सारे पॉइंट आ चुके हैं और अगर इन सभी लोगों के पॉइंट्स कंबाइन कर दिए जाए तो इन लोगों के पास 359 पॉइंट्स है, यानी कि ये लोग मेगुमी की बहन को बचा सकते हैं। जिसके चलते मेगुमी टाकाबा और एंजल से भी उनके पॉइंट मांगने लगता है और उन दोनों को भी इन लोगों को पॉइंट देने से कोई दिक्कत नहीं थी, जिसके चलते मेगुमी एंजल से पूछने लगता है कि क्या तू ही एंजल है और आखिर तूने मुझे बचाया क्यों। और तभी एंजल के गाल पर एक मुंह आ जाता है जो कि कहने लगता है आई एम एंजल, और एंजल कहने ही वाला होता है कि मैंने तुझे इसलिए बचाया था, लेकिन तभी हाना उसे चुप करवा देती है। ये जो लड़की है इसका नाम है हाना, और जैसे इटाडोरी के अंदर सुकुना है वैसे ही हाना के अंदर एंजल मौजूद है और हाना एंजल को इसलिए चुप कर रही थी क्योंकि उसका क्रश है मेगुमी पर, जिसके चलते एंजल बताने लगता है कि वो किसी भी टाइप की पावर को नलिफाई कर सकता है, जिसके चलते एंजल अपना गोल बताने लगता है कि जितने भी रीइंकार्नेटेड प्लेयर है एंजल को उन्हें खत्म करना है, क्योंकि जितने भी रीइंकार्नेटेड प्लेयर है वो अपने वेसल्स की कॉन्शियसनेस को खत्म कर देंगे और ये सब कुछ गॉड के रूल्स के खिलाफ है। और इटाडोरी कहने लगता है गॉड्स, और एंजल बताने लगता है कि इन लोगों की स्पीशीज को गॉड का दर्जा दिया जाता है, जिसके चलते इटाडोरी कहने लगता है कि हम लोगों को एक कर्ज ऑब्जेक्ट को आपसे खुलवाना है और एंजल कहने लगता है कि वो इन लोगों का काम कर देगा, लेकिन बदले में इन लोगों को भी एंजल के लिए कुछ करना होगा। और इटाडोरी कहने लगता है कि हम लोग तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, क्या हम रीइंकार्नेटेड प्लेयर्स को मारना शुरू कर दें। और एंजल कहने लगता है कि मुझे सभी को खत्म नहीं करना, बल्कि मुझे तो सिर्फ एक को खत्म करना है जिसका नाम है द फॉलन।
और तभी सुकुना इटाडोरी को अपनी डोमेन के अंदर बुला लेता है और सुकुना कहने लगता है कि वैसे तो मुझे तेरी शक्ल देखना पसंद नहीं है, लेकिन इससे पहले तुझे कोई और बताए, मैं ही तुझे बता देता हूँ कि मैं ही हूँ द फॉलन। और सुकुना की ये बात सुनने के साथ इटाडोरी की फटकर 4 हो जाती है और इटाडोरी कोने में जाकर मेगुमी को इशारों की भाषा में समझाने लगता है कि सुकुना ही द फॉलन है और मेगुमी भी उसकी ये बात समझ जाता है और इटाडोरी एक बात समझ जाता है कि सुकुना एंजल से डरता है, इसीलिए सुकुना ने चुपचाप इटाडोरी को अपने डोमेन के अंदर बुलाया। लेकिन गोजो को बचाने के लिए इटाडोरी अपना सेक्रीफाइस देने को भी तैयार था और तभी एंजल एक चीज नोटिस करती है कि काफी सारे लोग बैरियर के अंदर घुस रहे थे और गेम मास्टर से पूछने पर इन लोगों को मालूम चलता है कि करीब 807 लोग कॉलोनी के अंदर जा रहे हैं, जिस सब के चलते हम लोगों को 2018 का एक सीन दिखाया जाता है। केंजा को यहाँ पर यूएस पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ था और वो वहाँ पर उन लोगों को कर्ज ऑब्जेक्ट और बाकी की चीजों के बारे में समझा रहा था। उरा में उन लोगों को कुछ ग्लासेस देती है जिस वजह से वो लोग भी कर्ज स्पिरिट्स को देख पाते हैं, लेकिन उन लोगों को ये चीज किसी तरह की विया लगने लगती है और तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट से था, जिसके चलते केंजा को इन्हें सभी सॉर्सरर्स के बारे में बताने लगता है और ये चीज देखने के साथ एनवायरमेंट मैनेजमेंट वाला बंदा कहने लगता है कि ये चीज हमारे लिए गोल्ड है, हम लोग कर्ज एनर्जी से प्योर एनर्जी बना सकते हैं और गोजो अकेला ही पूरे एक देश को एनर्जी प्रोवाइड करवा सकता है। और केंजा को इस जगह पर इन लोगों से डील करने आया था ताकि ये लोग केंजा को कुछ दे दे और बदले में सॉर्सरर्स को पकड़कर अपने साथ ले आए, लेकिन ज्यादातर लोग इस चीज के अगेंस्ट में थे। लेकिन एनवायरमेंट मैनेजमेंट वाला बंदा इन सभी लोगों को सब कुछ समझाने लगता है, लेकिन वो लोग कहने लगते हैं कि हम जापानीज लोगों को ऐसे ही किडनैप नहीं कर सकते। लेकिन एनवायरमेंट मैनेजमेंट वाला बंदा कहने लगता है कि ये तो प्रोटेक्शन है और केंजा को कहने लगता है कि तुम इन सभी लोगों को एक साथ पकड़ सकते हो क्योंकि नवंबर के अंदर ये सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होने वाले हैं। और केंजा को यहाँ पर कलिंग गेम्स की बात कर रहा था और केंजा को कहने लगता है कि आप लोगों को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं किसी भी बीच में आने वाले को संभाल लूंगा। और यूएस आर्मी पूछने लगती है कि आप लोगों को इन्हें पकड़ने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी और केंजा को कहने लगता है कि एटलीस्ट आप लोगों को 800 लोग तो लगेंगे। लेकिन ये बात सुनने के साथ ही वो लोग हंसने लगते हैं और उरा में कहने लगती है कि किसी कर्ज पेट या फिर सॉर्सरर को हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होता, जिसके चलते केंजा को अपनी कर्ज पेट की मदद से वहाँ मौजूद आर्मी के लोगों को हराकर दिखा देता है और चश्मा पहनने के साथ ही वो यूएस मिलिट्री के लोग वहाँ पर एक कर्ज पेट को पाते हैं और यूएस समझ जाता है कि इन लोगों को पकड़ने के लिए हमें काफी सारे लोग चाहिए होंगे, जिसके चलते अब 807 लोग बैरियर के अंदर घुस रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को टेंगन का टूम दिखाया जाता है और इस जगह पर यूकी और चोजो टेंगन की रक्षा कर रहे थे और इन लोगों को मालूम चलता है कि टेंगन चाहती तो किसी और के साथ भी मर्ज हो सकती थी क्योंकि इतने सालों के अंदर उसके पास किसी और के साथ मर्ज होने का भी ऑप्शन था, लेकिन टेंगन ने ऐसा नहीं किया और अब केंजा को उसे ढूंढ रहा था। और अचानक से इन लोगों के सामने केंजा को आकर खड़ा हो जाता है, जिसके चलते चोजो केंजा को उससे पूछने लगता है कि आखिर तुझे टेंगन से क्या काम है और केंजा को उसे बताने लगता है कि सभी लोगों को मिक्स करने के साथ ही उसे एक काफी ज्यादा पावरफुल कर्ज स्पिरिट बनानी है और ताकि कर्ज स्पिरिट एक दूसरे के साथ मिक्स हो सके तो उसे टेंगन की जरूरत है। और ये सभी चीज केंजा को सिर्फ मजे के लिए कर रहा था, लेकिन चोजो उससे फिर से पूछने लगता है कि तेरा असली पर्पस क्या है और केंजा को कहने लगता है कि वो ये चीज सिर्फ मजे के लिए ही कर रहा है। क्या होगा अगर सभी कर्ज स्पिरिट मिक्स हो गई और उनका चेहरा काफी ज्यादा फनी हुआ और अगर उस कर्ज स्पिरिट की शक्ल एक जोकर की तरह हुई तो वो केंजा को के लिए काफी ज्यादा फनी बात होगी। ये बात सुनने के साथ ही चोजो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो केंजाकू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन केंजाकू के सामने तो चोजो एक मच्छर था और यूकी के यहाँ पर होते हुए भी चोजो इसलिए लड़ रहा था ताकि वो केंजाकू की ज्यादा से ज्यादा टेक्निक बाहर निकाल सके। और अब केंजाकू इटाडोरी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है कि इटाडोरी उसके लिए सिर्फ एक वेसल के समान है और ये बात सुनने के साथ ही चोजो को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और चोजो अपने सभी भाइयों को याद करने के साथ ही केंजाकू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन केंजाकू उसे फिर से कुत्ता बनाकर मारता है और केंजाकू अचानक से अपनी कर्ज स्पिरिट को समन कर देता है, लेकिन यूकी अपनी बॉल को एक जोर से लात मारती है और वो कर्ज स्पिरिट बाहर जाकर गिरती है और ये चीज देखने के साथ ही केंजाकू भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और यूकी केंजाकू को मारने के साथ भी उसके भी हाथ पैर तोड़ देती है और यूकी अब खुद ही अपनी पावर रिवील कर देती है जो कि थी मास। और यूकी और टेंगन का यहाँ पर कुछ प्लान था कि जब भी केंजाकू अपना डोमेन एक्सपेंशन करेगा तो टेंगन भी उसके अंदर घुस जाएगा और केंजाकू की डोमेन के ऊपर कंट्रोल पाने के साथ ही ये लोग केंजाकू के दिमाग को भी पढ़ पाएंगे, जिसके चलते इन लोगों को कलिंग गेम्स का असली पर्पस मालूम चल जाएगा। और केंजाकू भी अब यहाँ पर अपनी डोमेन एक्सपेंशन कर देता है और यूकी कहने लगती है कि टेंगन तैयार रहना और अब केंजाकू की डोमेन के खिलाफ यूकी अपनी सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करने लगती है, लेकिन केंजाकू भी कोई बेवकूफ नहीं था और अब केंजाकू की डोमेन के अंदर यूकी की डोमेन खत्म होने लगती है और टेंगन यहाँ पर ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुका था। वो यहाँ पर केंजाकू की डोमेन तोड़ देता है, लेकिन काफी ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से यूकी जमीन पर ही पड़ी हुई थी और हम लोग देख पाते हैं कि केंजाकू ने उसे किसी तरह से जख्मी कर दिया। लेकिन इस सब के बाद भी केंजाकू की टेक्निक यहाँ पर रिवील नहीं हुई, लेकिन यूकी हार नहीं मानती और वो केंजाकू से फिर से लड़ाई करने लगती है, लेकिन जख्मी होने की वजह से कुछ ही देर के अंदर वो अपनी लिमिट तक पहुँच जाती है।
और तभी वहाँ पर चोजो आ जाता है, जो कि अपने पियर्सिंग ब्लेड की मदद से केंजाकू को रोकने की कोशिश करने लगता है। और केंजाकू के लिए मुसीबत कम नहीं थी कि वहाँ पर यूकी का एक शिकिगामी भी पहुँच जाता है और इसका नाम है गरुड़ा। और चोजो तभी पियर्सिंग ब्लेड का अटैक कर देता है, लेकिन केंजाकू ने उस अटैक से बचने के लिए अपनी ही खोपड़ी खोल ली थी। और यूकी समझ जाती है कि ये अभी भी अपनी टेक्निक रिवील नहीं कर रहा और अचानक से केंजाकू चोजो और गरुड़ा को जमीन पर पटक देता है और वो यहाँ पर यूज कर रहा था अपनी ग्रेविटी टेक्निक। और यूकी समझ जाती है कि ये अपनी टेक्निक कुछ देर तक ही यूज कर सकता है, जिसके चलते चोजो और गरुड़ा फिर से खड़े हो जाते हैं। और चोजो यहाँ पर अपने भाई इटाडोरी को याद करने लगता है, साथ ही वो अपने आप को काफी ज्यादा कोसने लगता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा बुरे काम किए थे। और केंजाकू के एक अटैक में यूकी की बॉडी अब आधी हो जाती है और अचानक से उस जगह पर टेंगन भी अपीयर हो जाते हैं और यूकी को सिर्फ यही चीज चाहिए थी। यूकी अब अचानक से केंजाकू का पैर पकड़ लेती है और यूकी एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लैक होल बना लेती है अपने मास्क की मदद से और ब्लैक होल से कोई भी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन केंजाकू आ जाता है। और टेंगन यहाँ पर पूछने लगते हैं कि आखिर तूने ऐसा कैसे किया। और केंजाकू कहने लगता है कि यूजिंग कर्स टेक्निक रिवर्सल। केंजाकू ने अपनी कर्स एनर्जी के अंदर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव एनर्जी डाल दी थी। साथ ही केंजाकू ये भी बताता है कि इटाडोरी की माँ से उसे एंटी ग्रेविटी पावर मिली थी। और हम लोगों को बताया जाता है कि यूकी ने उस ब्लैक होल को वापस बंद कर दिया क्योंकि केंजाकू उससे बाहर आ गया था और बाकी के लोग उससे काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। और आखिर में टेंगन को कूटने के साथ ही केंजाकू उसकी बॉडी को पा लेता है और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगले एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सुकुना ने मेगुमी की बॉडी को कैसे टेक ओवर किया। साथ ही उसकी अगली वीडियो के अंदर ये काफी ज्यादा अवेटेड रिटर्न होने वाला है और हाँ, मैं यहाँ पर उसी की बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।